हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। अब आपके एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए हैं। सो जनाब, मैं आज की क्लास में आपको सीबीएसई बेसिक सैंपल पेपर करवाने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन की लंका लगाएंगे। सो चलिए जनाब, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में और करके 2 पार्ट दिया हुआ है, तो हम कौन सा करें जनाब? हम दोनों करेंगे। हो सकता है एग्जाम में नीचे वाले जैसा कोई क्वेश्चन दे दे या ऊपर वाले की तरह कोई क्वेश्चन दे दे, सो हम दोनों पार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखिए ऊपर वाले में क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आप मुझे इसके रूट्स बताओ। ठीक है भाई, चलो रूट्स फाइंड करते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है ना। सो जनाब, रूट फाइंड करने के 2 मेथड हैं आपके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑर्डर या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो मिडिल टर्म तो आपको आता है, डिस्क्रिमिनेंट भी आता है, तो चलो किससे करना चाहोगे? डिस्क्रिमिनेंट से करें, चलो आ जाओ। सो डिस्क्रिमिनेंट में आप मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए। एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम बी कहते हैं, और जो कांस्टेंट है वो क्या है आपका? -6। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा a, एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा b, और ये जो c है वो आपका कांस्टेंट है ना। चलो, सो मैंने a b c पहले क्यों फाइंड करा? क्योंकि सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं। ठीक है, d क्या होता है आपका? b स्क्वायर माइनस 4ac है ना। सो b कितना है आपका? -7 का स्क्वायर, a कितना है आपका? 3, एंड c कितना है आपका? -6। सो माइनस का 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 49। क्योंकि जनाब माइनस का स्क्वायर क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, एंड 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है? एंड माइनस माइनस प्लस, 4 या 12, और 12 6 जा 72। 72 प्लस 49 कितना होगा? 11 का 1, 121। ठीक है, चलिए। सो जनाब हमें d मिल गया, अब हमें x फाइंड करना है। सो x का फॉर्मूला क्या था? रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। यही तो था जनाब। ओके, देखो ये माइनस तो फॉर्मूले में माइनस, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। और b कितना है आपका? b -7। ये आपको समझ आया कि यहाँ पे 2 बार माइनस क्यों है? क्योंकि जनाब ये जो माइनस है फॉर्मूले वाला माइनस है, और b की एक्चुअल वैल्यू क्या है? -7 है। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस √d 121, d कितना आपका? 121 अपॉन में 2, a कितना है आपका? 3। सो जनाब ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 7। अब बताओ 121 ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका स्क्वायर करो तो 121 आए? 11। ठीक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का कितना होता है? 144। सो यहाँ 11 लिख दीजिए, अपॉन में 2 3 से कितना होगा? 6। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस 2 साइन है ना। सो एक बार प्लस का एंड एक बार माइनस का, है ना। सो ये कितना होगा? 11 प्लस 7 18, 18 अपॉन 6 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये देखिए जनाब 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 18, 18 अपॉन 6 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, है ना। एंड 7 माइनस 11 कितना हो जाएगा? -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x की 2 वैल्यू आ रही है 3 एंड -2/3। क्लियर है? क्वेश्चन सिंपल सा था, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था और कह रहा था आप मुझे से क्या बताओ? रूट्स बताओ। सो जनाब 2 रूट्स निकल कर आए, 3 एंड -2/3। क्लियर है? सो एक काम करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। अब देखते हैं जनाब इसके सेकंड पार्ट में क्या कहता है। ठीक है, चलिए इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, पहले क्वेश्चन को समझने के बाद आप लोग पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, क्या पता आप लोग खुद से कर पाओ उस क्वेश्चन को। ठीक है, और हो जाए आप खुद से कर पाओ तो फिर आगे बढ़ो, है ना। चलिए अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। आप मुझे k की वैल्यू बताओ। ठीक है भाई, बता देंगे। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना रियल एंड इक्वल रूट्स है। ओके, तो फिर से वही, आप मुझे पहले a b एंड c फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, तो ए बी सी क्या था आपका? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका कोई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो a होगा, तो a हो गया 3 एंड b कितना हो गया आपका x का कॉफिशिएंट एंड c क्या हो गया आपका कांस्टेंट दैट इज 3। सो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, है ना, और अगर उसका d जो है इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, d क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो आप क्या कहते हो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहते हो ना, मींस x की वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a से, सो दो रूट्स निकल कर आएंगे, वो दोनों के दोनों रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। कब? जब d जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, बोले तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। दो रूट्स निकल के आएंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे रियल होंगे, दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। बट d इज इक्वल टू जब 0 होगा, d जब 0 होगा तो क्या होगा आपका बताना जरा, टू इक्वल रियल रूट्स, यही तो होगा गाइस। d अगर 0 होगा तो जो x की वैल्यू निकालते हो, अब जो रूट्स फाइंड करते हो वो दो आएंगे एंड दोनों को दोनों सेम होंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे सेम होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स होगा। बट अगर d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा जनाब, नो रियल रूट्स, आप रूट्स फाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस, अगर d नेगेटिव आया, सपोज करो -5 आया, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। और इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं क्लास 11th में आप इसे अच्छी तरीके से सीखोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कहता है कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है। अच्छा, रूट्स रियल है और इक्वल है, इसका मतलब इसका जो d रहा होगा, d फाइंड करा होगा, अभी हमें k की वैल्यू नहीं पता, लेकिन जब कल को k की वैल्यू पता लग जाएगी और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, d फाइंड करेंगे, तो d आएगा हमारा 0। समझ रहे आप लोग? ओके, तो चलो d निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि इसके रूट्स इक्वल है, तो जब रियल रूट्स और इक्वल होते हैं तो d 0 होता है, तो d की जगह 0 पुट कर दो। b क्या है k, a क्या है 3 एंड c क्या है आपका 3। सो 0 3 3 9 9 4 जा 36, ठीक है 36 हो गया। एंड माइनस का 36 आकर प्लस का 36 और स्क्वायर क्या बन जाएगा रूट, तो जनाब k की वैल्यू क्या आएगी आपकी प्लस माइनस 6, क्योंकि जब रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। आया समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स, ठीक है। सब वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए और चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका 3 क्यूब्स, कितने क्यूब्स हैं 3 क्यूब्स, each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके जनाब, यहां पे हमारे पास 3 क्यूब्स हैं, समझ रहे हो आप लोग, और हर एक का वॉल्यूम, ईच बोला है क्वेश्चन ने, हमारे पास 3 क्यूब्स हैं और हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है, ठीक है, मेरी ड्राइंग को जनाब आप दिल पे मत लेना, ठीक है, हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक काम करता हूं, ये क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए बाद की बात है, पहले इस एक की जो डायमेंशन फाइंड करता हूं, ठीक है। इसका जो होगा लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है ना क्यूब में, तो ठीक है। सो इसका जो साइड होगा इसका भी वही सेम होगा, इसका भी वही सेम होगा, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम क्या है इक्वल है। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आंसर मैं यहां से कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है जनाब, ए क्यूब, ठीक है, साइड की क्यूब, ओके, साइड जो है इसकी साइड जो है उसको मैं ए लेट कर रहा हूं, ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा ए क्यूब, और कितना गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्यूब आगे क्या बन जाएगा क्यूब रूट। और अब आप मुझे ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब करने पे 64 मिलता है, 4 4 16 16 इंटू 4 64, सो कितना होगा आपका ये 4 सेंटीमीटर। चलो जनाब, आपको क्यूब की डायमेंशन मिल गई, आपको क्यूब की साइड मिल गई, दैट इज 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसका जो ये लेंथ है ना, लेंथ ये भी 4 सेंटीमीटर, इसका जो ये ब्रेथ है ना, ब्रेथ ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ब्रेथ जो है वो भी 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ना, हाइट वो भी 4 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखिए क्या कहता है। अच्छा, आर जॉइंड एंड टू एंड, मिसप्रिंट हो गया है, नहीं लिखा मैंने यहां पे, आर जॉइंड एंड टू एंड फॉर्म अ क्यूबॉइड, मतलब इन तीनों क्यूब को मैंने एक साथ इकट्ठा करा, ठीक है, इन क्यूब को इकट्ठा करने के बाद पता है क्या बन रहे हैं, तीनों इकट्ठा करने के बाद ये क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जनाब, क्यूबॉइड बना रहे हैं, ठीक है।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। तो जब इन तीनों को इकट्ठा करोगे तो एक क्यूबॉइड निकल कर आएगा, उसका आप मुझे क्या बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ। बता दूंगा मैं जी, बिल्कुल बता दूंगा। अब ध्यान सुनना आप लोग, जरा एक बात ध्यान सुनो। अगर इन तीनों को इकट्ठा करते हो तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ। पहले तो वो बताओ आप लोग। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है जनाब 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला होता है आपका। क्लियर है? यानी हमें जरूरत है लेंथ की, ब्रेथ की, हाइट की। तो क्या इसका जो लेंथ है वो 4 ही होगा, ब्रेथ भी 4 ही होगा, हाइट भी 4 ही होगा। आओ मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर ये आपका क्यूब था एक, ठीक है, अगर ये आपका एक क्यूब था, एक दूसरा क्यूब भी आपने साथ में रखा इसके, एंड तीसरा क्यूब भी आपने साथ में रखा। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से मान लो ये दूसरा क्यूब है। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी ड्राइंग को आप दिल पे मत लेना बस, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट क्यूब है आपका, ये फर्स्ट क्यूब, ठीक है। ये आपका सेकंड क्यूब है, ठीक है। एंड ये आपका थर्ड क्यूब है, ओके। ये आपका थर्ड क्यूब है ये। अब सुनो ध्यान से। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो फर्स्ट वाले क्यूब की लेंथ क्या थी? ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, एंड ये भी तो 4 होगा। तो टोटल जो लेंथ है वो कितना हो गया आपका? टोटल लेंथ कितना हो गया? 4, 8, 4, 12। तीनों को इकट्ठा रखोगे तो लेंथ जो होगा वो इकट्ठा एक साथ हो जाएगा ना। ये 4, 4, 8, 4, 12। टोटल लेंथ कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ तो उतना ही रहेगा ना, ब्रेथ तो उतना ही रहेगा ना। समझ रहे हो आप लोग? ब्रेथ तो उतना ही रहेगा ना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट क्या रहेगा? हाइट एक के ऊपर एक थोड़ी रख रहे हो कि हाइट बड़ी हो जाएगी। आप एक के साथ एक इस तरीके से रख रहे हो, हॉरिजॉन्टली रख रहे हो, ठीक है। सो लेंथ जो है वो ट्रिपल हो जाएगी, 4, 8, 4, 12। बट ब्रेथ भी सेम ही रहेगा एंड हाइट भी सेम ही रहेगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। सो लेंथ आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। कहां लिखूं? लेंथ जो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो हो गया वो 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो हो गया वो भी आपका 4 सेंटीमीटर। इसके बाद भर लो, कर लो। ओके गाइज, चलो। सो देखिए, ये हो जाएगा 2LB, 12 इंटू 4 डायरेक्ट करूं, 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। BH 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। HL 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां कर दे रहा हूं गाइज, मैं यहां पे स्पेस नहीं है तो देखिए, चलो नीचे कर देता हूं। तो 48 16 48 कितना होगा? 8 8 16 22 का 2, 4 4 8 9 10 11, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। समझ रहे हो आप लोग? डायग्राम थोड़ा समझ आ रहा है ना आप लोगों को? भाई खुद ही सोचो, इस तीनों को इकट्ठा करोगे आप तो लेंथ तो बढ़ जाएगी ना। ये फिर दूसरा क्यूबॉइड, फिर तीसरा क्यूबॉइड, तो लेंथ तो हो गया वही टोटल 12, बट हाइट तो सेम रहेगा। एक के ऊपर एक थोड़ी रख रहे हो कि हाइट बढ़ जाएगी, हाइट तो सेम ही रहेगी ना, ठीक है। तो हाइट 4 ही रहेगा, और ब्रेथ जो है उसकी जो चौड़ाई है ये भी 4 ही रहेगा। समझ रहे हो? सो लेंथ 12, ब्रेथ 4 एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। और आंसर आ रहा है 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे नीचे तक क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल सही। सो अच्छा क्वेश्चन था ये, बेहतरीन क्वेश्चन था जनाब, ठीक है। सो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। फाइंड द मीडियन रन्स स्कोर्ड। हमसे मीडियन पूछ रहा है। कहने का मतलब 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 0 से लेकर 20 रन्स बनाते हैं, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 20 से लेकर 40 तक रन बनाते हैं, एंड 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 40 से 60 रन बनाते हैं, एंड सो ऑन दिया हुआ है, ओके। हमसे मीडियन पूछ रहा है। तो मीडियन फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। चलो जनाब, CF फाइंड करते हैं। सो ये 4 है तो यहीं पे एज इट इज लिख दो। 4 + 6 कितना होगा? 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, और 18 + 4 22। ये आपको CF मिल गया, ओके। चलिए, CF फाइंड करने के बाद कैसे करते हैं? 4 है तो 4, फिर 4 को इससे प्लस करो 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। और जनाब एक बात बताओ मैं आप लोगों को,
एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, टोटल 6 + 4 10 15 18 4 22 ये सेम होना चाहिए, समझ रहे हो आप? ये जो है सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो या तो आपने CF गलत निकाला या तो इनका सम गलत करा है। ओके, चलिए ये आपका FI है एंड ये आपका CF है। तो जनाब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो तो बताओ। L + n/2 - CF/F × H। हमें इन सब चीजों की जरूरत है। तो n बताओ, ये n होता है आपका, ये जो 22 है ना दैट इज क्या है आपका n है गाइज, समझ रहे हो आप लोग? n, इसे हम n कहते हैं। और ये दोनों सेम होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। अगर सेम नहीं है इसका मतलब आपने सम गलत निकाला है या फिर CF गलत निकाला है। ठीक है, n कितना है आपका? n कितना है? 22। तो n/2 कितना होगा? 22/2 दैट इज 11। तो अब बताओ 11 किस में आएगा? इसमें आएगा ना भाई। 5 से लेकर 10 तक तो ये है, 11 से लेकर 15 तक इसमें आएगा, एंड 16 से लेकर 18 तक इसमें आएगा, एंड 19 से लेकर 22 इसमें आएगा। सो 11 आपका किस में आएगा? इसमें आएगा। समझ रहे हो आप लोग? एक सेकेंड, 11 आपका इसमें आएगा। रेड मार्कर नहीं मिल रहा, चलो ठीक है। सो आपका जो 11 इसके अंदर आएगा। सो ये जो होता है आपका क्या होता है? L, लोअर लिमिट। L कितना हो गया आपका? 40। n/2 मिल चुका है मुझे 11। एंड CF क्या होता है गाइस? CF क्या होता है? CF इसके ऊपर वाला दैट इज CF। CF कितना होगा आपका? CF होगा 10। और क्या चाहिए मुझे? F चाहिए, फ्रीक्वेंसी। ये जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है 5। और क्या चाहिए? H। H बोले तो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल 20 है। ठीक है, 20। इन वैल्यूज को उठाओ, फॉर्मूले में भर लो, क्वेश्चन कर लो। आए समझ में? चलिए अब वैल्यू भरो। L कितना है आपका? 40, लोअर लिमिट दैट इज 40। ठीक है, अच्छा जी। n/2 11 माइनस CF इसके ऊपर वाला दैट इज 10। ओके, देन इसके बाद फ्रीक्वेंसी है आपके पास 5 और H, इनके बीच का गैप, बीच का गैप कितना है? 20 है। सो 40 11 - 10 1, 5 4 जा 20। ठीक है ना भाई? 11 - 1 तो कितना? 10 कितना हो गया? सॉरी, 11 - 10 1 हो गया, और 5 4 जा 20, 1 × 4। सो 40, 4 1 जा 4। तो गाइज मीडियन आ गया आपका 44। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बस आपने ध्यान रखना है कि ये सेम होना चाहिए, और n/2 फाइंड करना है 11। देखो 11 इसके अंदर आ रहा था, है ना? 11 12 13 14 15 इसमें आएगा, 16 17 18 इसमें आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मीडियन क्लास। एंड ये लोअर लिमिट होता है, ये फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाला CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, H बोले तो इनके बीच गैप। फॉर्मूले में वैल्यू भर लिया, क्वेश्चन कर लिया। क्लियर है जनाब? सो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलते हैं जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस बताओ ऑफ द APA। ठीक है भाई, बता दूंगा मैं इस AP का कॉमन डिफरेंस। ये लो 4 19 14 डॉट डॉट। कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। D कैसे निकलता है? A2 - A1। सो A2 क्या है गाइस? A2 है 9 एंड A1 है 4। ठीक है, ये 9 लिखा हुआ है आपका। A1 है 4, तो 9 - 4 कितना हो गया? 5। सो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब आगे भी कुछ कहता है, देख लीजिए। इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम। कॉमन डिफरेंस सेम ही है। ओके, पूछ क्या रहा फिर ये हमसे? द राइट द न्यू AP। अच्छा, आप मुझे एक नई AP बताओ, आप मुझे एक न्यू AP बताओ। उस AP की कंडीशन ये है कि ये जो AP है ना, उसका इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसका भी वही है। कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम। बट जो फर्स्ट टर्म है वो 4 से कितना हो जाता है? इसका तो फर्स्ट टर्म 4 है ना, और इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो आप मुझे न्यू AP बताओ। ठीक है भाई, बता दूंगा। तो देखिए न्यू AP भाई, फर्स्ट टर्म कितना है? 6 है, यहां लिखता हूं। न्यू AP फर्स्ट टर्म कितना है भाई? 6 है। एंड D कितना है? D तो सेम है इसका भी। तो A2 क्या निकलेगा? देखो इसके फर्स्ट टर्म को मैंने A1 A2 ये नाम दिया था, स्मॉल A1 स्मॉल A2 ये नाम दिया था, और इस AP के जो है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इसको नाम दे रहा हूं कैपिटल A1 से। A1 A2 A3 A4 क्यों नाम दे रहा हूं जनाब? ये सेम नहीं लिख सकता ना मैं, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म कुछ और है, इसका फर्स्ट टर्म कुछ और है। ठीक है, सो अगर मैं इसको भी स्मॉल A1 कहूं, इसको भी स्मॉल A1 कहूं, इसका मतलब ये दोनों सेम है।
बट सेम नहीं है, उसका 4 है तो इसका 6 है, इसीलिए इस एपी की जो सीरीज है वो स्मॉल a1 a2 से दिखा रहा हूं और इसको मैं कैपिटल a1 a2 a3 से दिखा रहा हूं। सो इसका a1 कितना है 6, अब a2 निकालते हैं। a2 क्या होता है गाइज, a प्लस डी होता है, a1 प्लस डी, a1 प्लस डी। अब इसका डी और इसका डी तो सेम लिखा है सर आपने, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि डी रिमेन्स द सेम, ठीक है। सो a1 कितना है 6 और d कितना था मेरा 5, सो ये कितना आ गया 11। चलो जनाब 11 मिल गया। अब a3 निकाल लो इसी के साथ, a3 क्या होगा a2 प्लस डी, a2 11 है d 5 है, तो कितना हो गया 16 आ गया, है ना। इसी तरीके से फिर 5 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा आपको, तो कितना होगा 21 डॉट डॉट एंड सो ऑन। और याद रखना 3 ही डॉट लगाते हैं, 3 ही डॉट, ऐसा नहीं जितनी मर्जी मन करेगा डॉट लगा दोगे, 3-4 व्हाट्सएप नहीं है ये, ओके। सो गाइज इजी क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक एपी है जिसके 4, 9, 14 इस तरीके से सीरीज है और एक न्यू एपी आपको बनानी है। उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 4 से क्या हो जाता है 6 हो जाता है, बट कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आप मुझे न्यू एपी बता दो, ठीक है भाई बता देंगे। 6 a2 फाइंड कर लिया, a1 प्लस डी, a1 मेरा 6 था, 6 प्लस 5 11, इसी तरह से a3 मिला 16, फिर उसमें 5 ऐड करूंगा तो 21 एंड सो ऑन, चलती रहेगी न्यू एपी। सो जनाब ये आ गया हमारा आंसर, बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। सो एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें जनाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। क्वेश्चन ने हमें मोड दिया हुआ है, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कहता है आप मुझे x की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, डाटा जो हमें गिवन है, इसका हमें मोड बताया हुआ है। कहता है भाई मोड जो है आपका 38 है, आप मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आप मुझे इस x की वैल्यू बताओ, ठीक है भाई बता देंगे। सो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ मोड का फॉर्मूला क्या होता है। L प्लस f1 माइनस f0 कॉपी पेस्ट टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, f0 को f0 भी कहते हैं। चलिए अच्छा, मोड हमें कितना गिवन है 38। सो मोड क्लास कौन सा होगा जनाब, देखो 38 किसके इसमें आएगा, कौन से क्लास इंटरवल में के बीच में आएगा, इस वाले में आएगा ना, 30 to 40 के बीच में ही तो आएगा 38। सो ये हमारी मोड क्लास हो गई जनाब, ठीक है। सो L क्या होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना होगा आपका 30। ये हो गया f1, 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2, ठीक है। अच्छा जी, सो f1 कितना हो गया 16, f0 कितना हो गया 12, f2 कितना हो गया x, एंड h होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, गैप कितने कितने का इनके बीच का 10। चलिए L है मेरा 30, f1 है मेरा 16, f0 है मेरा 12, सो 2 इंटू 16 माइनस f0 माइनस f2 मेरा x है और h मेरा 10 है। ये 30 इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, सो 16 माइनस 12 हो गया 4, 16 दूनी 32, 32 माइनस 12 माइनस x 10। सो ये गाइस कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 38 थोड़ी है, ये 30 है ना, ये प्लस का 30 इधर के माइनस का मैंने गलती से 38 लिख दिया था, सॉरी। सो ये कितना हो जाएगा 8, 10 4 जा 40, 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा 20 माइनस x। बोलिए गाइस यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद गाइस मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप लोग, ठीक है। मतलब इसके बाद मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। सो 20 माइनस एक्स, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 40 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूं गाइज मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 41 जा 40। सो ये हो गया 160 माइनस का 8x, ये 40, 160 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 8x। तो कितना हो जाएगा ये 120, कहाँ करूँ यार, यहाँ कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है भाई। सो 120 इज इक्वल्स टू 8x, और ये 8 डिवाइड में आ जाएगा, है ना, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। सो गाइस ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना x, दैट इज कितना 15। वो एंड में लास्ट वाला आप लोग को दिख रहा है क्लियर, जी बहुत बढ़िया, ठीक है। सो x कितना होगा आपका 15 आंसर, ठीक है, ये आपका 15 होगा। देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 15। क्लियर जनाब। सो ये भी तुच्छ क्वेश्चन था, है ना, फॉर्मूला बताओ
वैल्यू भर लो, क्वेश्चन कर लो। ओके, सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। सो आप वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो जनाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सर्कल चैप्टर से और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से है। देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स पॉइंट ऑफ द डायमीटर डी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूफ दैट एक्स वाई पैरेलल एम एन। कह रहा है कि दो टेंजेंट है एक्स वाई और एम एन जो डायमीटर के एंड पॉइंट पे हैं। ठीक है, डायमीटर, इस वाले डायमीटर का एंड यहां हो रहा है। देखो ये जो डायमीटर डी है ये एंड है ना, यहां एंड है और यहां एंड है, और यहां से दो आपके टेंजेंट है एक्स वाई और एम एन जिसका सेंटर क्या है ओ। ठीक है, और डी क्या है आपका, डायमीटर है। देन प्रूव दैट ये जो एक्स वाई टेंजेंट है वो पैरेलल है एम एन टेंजेंट के। ओके ठीक है, यानी कि किसी दो लाइन को हमें पैरेलल प्रूफ करना है, दो टेंजेंट को हमें पैरेलल। तो जनाब याद करो क्लास 9th में आपने 6th चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था कि अब अगर आपको कभी भी किसी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना हो, अगर दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना हो तो वहां पे ये देखो कहीं z तो नहीं बन रहा, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो नहीं बन रहा। और अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये ट्रांसवर्सल जा रहा होगा और दो लाइंस होंगी तो हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कन्वर्स, कि अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस हैं तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं। आइए देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले तो गिवन लिखो आप लोग। गिवन क्या है, O is the center of circle। ठीक है, O is the center of circle XYMN। ठीक है, in which XY and MN are tangents। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है गाइज, हमें ये जो टेंजेंट है ना एक्स वाई वो पैरेलल प्रूफ करना है किसके, एम एन के। अब आ जाओ प्रूफ पे, ध्यान सुनना आप जरा प्रूफ। ठीक है, ध्यान सुनना कैसे करें जनाब। मैं कह सकता हूं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट जो होता है रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। यानी कि जो ये एंगल है 90 डिग्री होगा और ये भी 90, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस कह सकता हूं मैं। ओके चलिए, सो अगर मैं ये कह सकता हूं फिर तो ये भी कह सकता हूं, फिर तो ये कह सकता हूं मैं कि ओडी जो होगा, ओडी रेडियस वो परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई टेंजेंट पे। एंड सेम इसी तरीके से OE जो होगा रेडियस वो परपेंडिकुलर होगा MN टेंजेंट पे। और अगर OD परपेंडिकुलर XY पे तो मैं कह सकता हूं फिर मैं कह सकता हूं क्या, ODX। ठीक है, ODX कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ठीक है, इसी तरीके से OEN कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूं। फिर मैं बोलने वाला हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 90 बराबर ये, 90 बराबर वो, ये बराबर वो कह सकता हूं जनाब, क्योंकि ये 90 इसके भी इक्वल है, ये 90 इसके भी इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके चलिए, सो ODX किसके इक्वल होगा, OEN के। ध्यान से देखना, मैंने किसको इक्वल कहा है, ODX ढूंढना जरा कहाँ है, ODX मैंने कहा ये ODX इक्वल कहा है किसके, OEN के इसके। हाँ भाई ये भी 90 और वो भी 90 है। ठीक है, कह सकता हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, ODX की जगह मैं EDX कह सकता हूं, ध्यान सुनना। ODX की जगह EDX, भाई बीच वाला एंगल क्या है, D ही तो है। तो ODX का हो या EDX का हो, बात तो एक ही है, बीच में एंगल D ही तो उसी को तो देखते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा OD को O को कंसीडर कर रहा था ODX से। ठीक है, अब मैं किसको कंसीडर कर रहा हूं, E को, EDX। ठीक है, क्योंकि जो इसी लाइन पे ही तो O है सेंटर आपका, तो मैं कह सकता हूं ODX की जगह EDX। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से OEN को DEN,
DEN, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ सुनना ध्यान से आप लोग। अब मैं क्या कहूँगा कि मैंने क्या कह दिया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना, इस एंगल के बराबर है ना, तो अरे ये क्या, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। बट इसके बाद यहां लिखना बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों सिंस XY एंड MN आर लाइन्स, XY MN लाइन्स एंड DE is transversal and DE is transversal। समझ रहे हो भाई, मैंने कहा कि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है और ये इसके इक्वल है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, ये दो लाइन और ये ट्रांसवर्सल हो, तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। सो देयरफॉर XY टेंजेंट इज पैरेलल टू टेंजेंट MN। समझ आया भाई, थ्योरम क्या कहता था कि जब दो लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल हो और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, तो मैं कह सकता हूं कि वो दो लाइनें भी क्या है, पैरेलल है, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। सो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए जनाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट गिवन है, ओके। सो क्वेश्चन कहता है आपका, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये जो सर्कल है आपका वो ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ठीक है। AB आपका 6 सेंटीमीटर है, AB आपका गाइस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। BC आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड आपका जो CD है वो 4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कहता है आप मुझे ना AD की लेंथ बता दो। ठीक है भाई, बता देंगे हम। चलिए, सो सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है, गिवन क्या है गाइस, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है आपका, AB 6 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है आपका, CD 4 सेंटीमीटर। यहां प्रूफ तो नहीं कर रहा, हमें यहां फाइंड करना है ना। फाइंड क्या करना है, AD की लेंथ। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब आ जाओ गाइस आप लोग सॉल्यूशन पे। सो मैं कह सकता हूं क्या, P Q R and S are the point of contact of tangent AB, BC, CD and AD। जो PQ और S है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट AB का, BC का, CD का एंड AD का। चलिए, सो लिखो P Q R and S are the point of contact of tangent AB, BC, CD, AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है गाइस, चलिए अब इसके बाद अगली कहानी सुनना। इसके बाद मैं कह सकता हूं क्या, इसके बाद मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जनाब टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है। कहने का मतलब ये इसके इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। आ रही बात समझ में? नीचे तक क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी। अब सुनो, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इसके बाद मैं कह सकता हूं क्या गाइस, जो AP की लेंथ होगी वो BP के AP की जो लेंथ होगी वो AS के लेंथ की क्या होगी, इक्वल होगी। सेम BP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, BQ के इक्वल होगा। एंड इसी तरीके से CR जो है वो CQ के इक्वल होगा।
इसी तरीके से जो डी आर है वो किसके इक्वल होगा, डी एस के इक्वल होगा। इसको आप लोग मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब चारों इक्वेशन को आप ऐड करवाओ, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है गाइस, तो एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो। ठीक है, मैं गिवन और ये टू फाइंड को गायब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखना आप लोग, इसके बाद देखना। ठीक है, सबको ऐड करो तो क्या होगा, AP प्लस BP। भाई LHS को LHS की तरफ ऐड करो और RHS वाले को RHS वाले के साथ ऐड करो। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ओके, अब देखिए, सो AP प्लस BP को एक साथ ले रहा हूं, ठीक है, एंड CR प्लस DR को एक साथ ले रहा हूं, और AS और DS को एक साथ ले रहा हूं, एक साथ, और देन सेम BQ प्लस CQ को एक साथ ले रहा हूं। क्यों है ये, सो AP प्लस BP पूरा क्या बन जाएगा आपका, AB। ओके, एंड CR प्लस DR पूरा क्या बन जाएगा आपका, CD। इसी तरीके से AS प्लस DS पूरा क्या बन जाएगा आपका, AD, और BQ प्लस CQ पूरा क्या बन जाएगा आपका, BC। बोलो गाइज, यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्या आपको इनकी वैल्यूज पता है? हाँ जी पता है। AB कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर। CD कितना है आपका, CD 4 सेंटीमीटर। AD आपको पतो करना है, एंड BC कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर। सो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, प्लस का 7 आके माइनस का 7 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, सो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका, यहां लिख दूं, 10 माइनस 7 हो गया 3 सेंटीमीटर, और AD आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड करना था। सो गाइज, AD आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। बोलो, क्वेश्चन समझ आया? ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी तो है, उसमें बस इनकी वैल्यूज नहीं गिवन है। आ रही बात समझ में? तो मैंने कहा कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, सो AP AS के इक्वल होगा, BP BQ के, CR CQ के, DR DS के। सभी इक्वेशंस को ऐड करवा दिया, सभी की वैल्यूज पता थी हमें। ठीक है, बस AD नहीं पता था, और वही तो हमें फाइंड करना था। सो AD आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? सो एक काम करें, आप लोग वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें जनाब। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये देखते क्वेश्चन क्या कहता है। एन AP, ये एक हमें AP गिवन है 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 5 होगा। D निकाल लू, D भी निकाल लू, A2 माइनस A1, सो 8 माइनस 5, A2 माइनस A1, 8 माइनस 5 कितना हो गया आपका, 3। चलिए आगे क्या कहता है, हैज 40 टर्म्स। इस AP में टोटल 40 टर्म्स हैं, यानी कि n क्या होगा गाइज, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा आपका, 40, n आपका 40 होगा। क्लियर है? आगे पढ़िए क्या कहता है, फाइंड द लास्ट टर्म। आप मुझे इस AP के लास्ट टर्म की वैल्यू बताओ, यानी कि 40th टर्म की वैल्यू बताओ, यानी वो आपसे A40 पूछ रहा है। चलो निकालते हैं पहले। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मुझे बताओ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D। अब जहां जहां n है वहां वहां 40 पुट कर दो, इससे आपको इस AP के 40th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो A कितना है गाइस, 5, n कितना है आपका 40, एंड D आपका है 3। आपको 40th टर्म की वैल्यू निकालनी है। सो ये हो गया 39 इंटू 3, सो 3 9 या 27, 2 3 से 9 10 11, ये आ गया 122। यानी गाइस इस AP के 40th टर्म की वैल्यू जो है वो 122 है। ओके, आगे देखिए। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। अच्छा, सम पूछ रहा है जनाब सम पूछ रहा है, लेकिन किसका, लास्ट 10 टर्म्स। तो मुझे बताना, अगर किसी AP में टोटल 40 टर्म्स है तो लास्ट 10 टर्म कौन सी होंगी, A30 से लेकर A40 तक। ऐसा सोच रहे हो आप? और अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। अगर वो लास्ट 10 टर्म का सम जो निकालने के लिए हमसे कह रहा है वो A30 से A40 नहीं है, वो A31 से A40 है। मैं आपको समझाता हूं, देखो 30th टर्म, 31th टर्म, 32nd टर्म, 33
थर्ड टर्म, 34th, 35th, और ये 36th हो गया, 37th, 38th, 39 और ये 40। तो जनाब अगर A30 to A40 करोगे इसका मतलब 11 टर्म हो जाएंगे। 11 टर्म देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो आपसे वो एंड के 10 टर्म्स का सम निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये समझना कि वो A30 से A40 कह रहा है। भाई 11 टर्म हो जाएंगे टोटल, A31 to A40, A31 to A40, यानी कि वो 31 से लेके 40 तक इस एपी की जो भी टर्म्स की वैल्यू होंगी उनका सम पूछ रहा है। ठीक है, इनका सम पूछ रहा है गाइस, इनका सम पूछ रहा है, इनका सम, समझे जनाब। चलो, तो अगर मुझे इन सभी का सम पूछ रहा है तो मैं A31 को फर्स्ट टर्म मान लूं, A31 को फर्स्ट टर्म मान लूं और एक काम करता हूं, इस एपी के 31st टर्म की वैल्यू निकालता हूं। वो क्या कहलाएगा, इसका फर्स्ट टर्म कहलाएगा, है ना भाई। किसी का भी सम निकालने के लिए SN का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। n तो पता है ना गाइस हमें 10/2 हमें a की जरूरत है और d की जरूरत है ना। ठीक है, और भाई d तो सेम ही होगा, 3 जरूरत है हमें a की बोले तो जो यहाँ पे 31st टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन चुका है। तो चलो फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म बोले तो 31st टर्म की वैल्यू, सो a प्लस 30d, यहाँ पे a कितना है आपका 5, 30 और d कितना है गाइस, d आपका 3 है। सो ये हो गया 5, 90, 3 3 से 9 होता है ना, सो 90 प्लस 5 कितना हो जाएगा 95। सो जो 31st टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन चुका है, क्योंकि आपको एंड के 10 टर्म का सम निकालना है, इनका सम निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 10 और जो A31 है इस एपी का फर्स्ट टर्म बन चुका है। सो फर्स्ट टर्म क्या है आपके यहाँ पे बताओ, वैल्यू क्या निकल कर आया 95 और 10 है यहाँ पे, 10 माइनस 1 और d कितना था गाइस, d कितना था आपका 3 था। ओके, सो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 9 तो 190 हो जाएगा ना, ये 5 to 10 का 0 करिए 190, हाँ 90 हो जाएगा। और 9 3 से कितना हो जाएगा 27। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, S10 मिल जाएगा, S10 मिल जाएगा आपको। तो कितना हो जाएगा ये 5, 190 प्लस 27 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवा दो आप, 117 होगा ना, हाँ जी। तो 5 इंटू 117, तो 5 7 जा 35, 5 3, 5 1 5 6 7 8 एंड 5 1 जा 5। ये आ गया आपका इस एपी का सम, 190 प्लस 27, सॉरी ये हो जाएगा आपका 217 हो जाएगा गाइस, 217 है ना, 217 और मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35, 3 5 1 5 6 7 5 2 जा 10। सो ये आ गया इस एपी के लास्ट 10 टर्म का सम, दैट इज 10885। आएगा इस समझ में। तो ये इसने हल्का सा इसमें ट्विस्ट डाल दिया था, तड़का डाल दिया था, है ना। फिर से एक बार देखते हैं, ये एपी है, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40। हमसे कह रहा था लास्ट टर्म निकालो, तो A40 हमने निकाल लिया। इसके बाद गाइस कह रहा है लास्ट 10 टर्म का सम निकालो। तो लास्ट 10 टर्म मतलब क्या, A31 से लेकर A40 तक का सम पूछ रहा है हमसे वो। तो मैं काम करता हूं, यहां पे इनका अगर सम ये पूछ रहा है तो A31 फिर तो इस एपी का फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो इस एपी के मैंने फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली, यानी कि A31 टर्म की वैल्यू निकाली। कैसे होगा गाइस, A प्लस 30D, A हमारा 5 है 30 और D कितना है मेरा 3 है। सॉल्व करने पे 31st टर्म की वैल्यू आ गई 95। ओके, तो A की जगह 95। देन N कितना है आपका 10 माइनस 1, D कितना आपका 3। सिंप्लीफाई करने के बाद एंड के सम ऑफ एंड ऑफ 10 टर्म्स या सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स लिख देना। यहां पे आप लिख देना गाइस, देयरफॉर सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू कितना 1085 आपका आंसर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। सो एक काम करें आप लोग, इस वीडियो को पॉज करें, यहां तक नोट करें जनाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ओके, एक जनाब हमारे पास ट्री है, एक हमारा ट्री है, वो कहीं से टूट गया
और टूटने के बाद जो इसका अपर पार्ट है ना, ये जो टॉप था ना ट्री का टॉप, अब वो ग्राउंड को चूम रहा है, वो धरती को चूम रहा है। ये जो टॉप था ना वो कुछ इस तरीके से ग्राउंड को चूम रहा है, और जो एंगल बना रहा है वो कहता है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप लोग? भाई ये टोटल ये ट्री था, ठीक है, ये टोटल हाइट है ट्री की, फिर कहीं से भी वो टूट गया और अपर पार्ट जो है वो धरती को अब चूम रहा है। ठीक, आगे कहता है लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट, ये देखो ये अपर पार्ट था और ये लोअर पार्ट था, तो जो अपर पार्ट है वो नीचे आ गया इस तरीके से, ठीक है, ग्राउंड को टच कर रहा है, ये हमारा अपर पार्ट है गाइस, ठीक है, और ये जो है आपका वो क्या है, लोअर पार्ट है। ओके, चलिए फिर कहता है ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। ओके, समझ गया, मैं समझ गया, अपर पार्ट की जो लेंथ है ना वो 8 मीटर है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, टूटने से पहले ट्री की टोटल हाइट बता दो क्या होगी। अरे सिंपल सा है, ये हमें गिवन है, ये और फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ट्री की हाइट मिल जाएगी। तुच्छ क्वेश्चन जनाब, तुच्छ क्वेश्चन। आइए करते हैं ए बी सी। तो देखो, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, गाइज थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, तो पी बाय एच किसका रिलेशन होता है, बोलो बोलो बोलो, साइन थीटा होता है आपका पी बाय एच। और यहां पे गाइज थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ए बी, और आपका हाइपोटेन्यूज ए सी साइन 30 1/2 है ना, साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है। ए बी मुझे पता करना है और ए सी हो गया मेरा 8/2 मीटर। तो गाइज ए बी कितना आ गया, 2 4 जा 8, ए बी कितना आ गया 4 मीटर, 2 4 जा 8, 4 मीटर आ गया, है ना। चलिए अब निकालते हैं, खत्म मामला। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलेगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी कितना है मेरे पास 4 मीटर और ए सी कितना है मेरे पास 8 मीटर, से टोटल हाइट कितनी आ गई 12 मीटर। आंसर। तुच्छ क्वेश्चन जनाब, बोलो समझ आया, क्लियर है? ठीक है, तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड। ओके जनाब, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रोड है जिसकी लेंथ जो है, रोड की जो लेंथ है वो आपकी 80 मीटर वाइड है, इसके दोनों तरफ पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, इसके दोनों तरफ पोल है जिनकी हाइट इक्वल है। ठीक है, आगे देखिए, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स। ओके, इन दोनों के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, आर रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ही और पार्ट है। क्या कहता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड। ओके, समझ गया मैं। एक रोड है जनाब जो कि 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर वाइड है, इसके दोनों तरफ पे दो पोल है जिनकी हाइट जो है वो इक्वल है, हाइट कम नहीं है दोनों से, दोनों की हाइट इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ओके, आगे आगे कहता है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे एक पॉइंट है, रोड पे एक पॉइंट है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। समझ गया मैं, दोनों पोल पे किसी पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और किसी पे 30 डिग्री का। इसको 60 लेट कर रहा हूं, इसको मैं 30 लेट कर रहा हूं। चलिए, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। अच्छा जी, हमसे ये डिस्टेंस भी पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों पोलों के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, निकाल देंगे। ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई। ओके गाइस, चलिए, तो एक काम कर रहा हूं मैं, लेट द लेंथ ऑफ बी सी
को मैं लेंथ BC की लेंथ को मैं x लेट कर रहा हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ, x लेट कर रहा हूँ। और CD की लेंथ फिर क्या होगी, एक बात बताना, अगर टोटल ये 80 है और ये x है तो फिर ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये हो गया आपका 80 माइनस एक्स, ये कितना होगा गाइज, 80 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, खुद बताओ आप। अगर टोटल की लेंथ 80 है, ये x है, तो ये कैसे मिलेगा, टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो ये नहीं मिल जाएगा, तो ये कितना होगा आपका 80 माइनस एक्स। चलिए लिख दो, लेकिन लेट द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू x मीटर, देन लेंथ ऑफ CD कितना होगा, टोटल में से BC को माइनस कर दूंगा तो CD की लेंथ मिल जाएगी। ओके, अब सुन मैं क्या कर रहा हूं, मैं AB की हाइट निकालने वाला हूं, मतलब इस पोल की हाइट निकालने वाला हूं। चलो निकालते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी मैं एक एक करके सारी बातें बताऊंगा, पहले सॉल्व करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC गाइज, ये हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना और बेस पता है, तो P अपॉन B किसका रिलेशन होता है, 10 का। तो 10 60 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर बोले तो AB और बेस क्या है आपका BC, 10 60 होगा √3, AB पता करना है और BC की लेंथ x की फॉर्म में है। तो गाइज AB कितना आ गया आपका, √3x आ गया, ठीक है, AB आ गया √3x। अब एक काम करो, इन राइट ट्रायंगल CDE में आओ जरा, CDE में ये हमें फाइंड करना और ये हमें पता है, तो P अपॉन B 10 30 परपेंडिकुलर क्या है DE और बेस क्या है आपका CD, 10 30 क्या होता है आपका 1/√3, DE क्या है वो आपको पता करना और CD कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स को ऊपर भेज सकता हूं मैं, डिनोमिनेटर में क्या आ गया √3, ठीक है। सो गाइस एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि AB की जो लेंथ है वो DE के इक्वल है, क्यों कि दोनों पोलों की हाइट जो है वो इक्वल है ना, हाइट ऑफ टू पोल्स आर इक्वल, दोनों पोलों की हाइट इक्वल है। सो मैं कह सकता हूं ये AB जो है वो DE के इक्वल होगा। भाई AB जो है वो DE के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों पोलों की हाइट इक्वल है, क्वेश्चन में कहा है, ये रहा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। तो कह सकता हूं AB जिसके भी इक्वल है और DE जिसके भी इक्वल है, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि AB की वैल्यू क्या है √3x और DE की वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स बाय √3। क्लियर है गाइस। अब एक काम करो, √3 को इधर भेजो। गाइस मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ना क्वेश्चन को ही गायब कर रहा हूं, हमने क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ ही लिया है, ठीक है। चलिए अब देखना जरा आप लोग, ये 8th का और पार्ट कर रहे हैं। अब देखो, सो इस √3 को यहां भेजो, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। सो माइनस का x आके इधर प्लस का नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया 4x 80, ठीक है, x 80/4, तो x कितना आ गया 20 मीटर, x कितना आ गया 20 मीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ BC इज 20 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B to C इज 20 मीटर। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन C to D। अबे तो 80 में से x माइनस कर देना, समझ रहे हो। देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B to C, पॉइंट B to C कितना था x था, और वो आप निकाल चुके हो 20 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C to D कितना होगा 80 माइनस एक्स होगा गाइस, तो 80 माइनस 20 कितना आ गया 60 मीटर। बोलो समझ आया। और वो ये भी कहता कल को कि मुझे पोल्स की हाइट बताओ, तो अबे भाई एक्स पता लग चुका, यहां भर दो ना, मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, भाई दोनों इक्वल है ना, AB DE के इक्वल है, AB और DE इक्वल है, AB DE इक्वल है। सो क्या है AB की वैल्यू √3x है ना, √3x है, और x कितना आपका 20, सो आंसर क्या आ गया 20√3 मीटर। ये आ गई आपकी पोल की हाइट, आंसर। बोलो जनाब कोई दिक्कत, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था यार, NCERT का क्वेश्चन है ये भी, ओके।
मैंने कहा कि भाई ये ट्रायंगल लिया और ए बी निकाला, ये ट्रायंगल लिया और डी निकाला। मैंने कहा कि ए बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि दोनों पोलों की हाइट इक्वल है। तो ए बी बराबर डी करके दोनों की वैल्यूज को इक्वेट करवा दिया, वहां से एक्स मिल गया, ठीक है। और जब एक्स मिल गया तो हमें यहां से यहां और यहां से आकर डिस्टेंस भी मिल गया, और उसी से हमने जो पोल की हाइट है वो भी पता कर लिया। ओके गाइस, सो एक काम करें, वीडियो को पॉज करें, यहां नोट करें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन कहता है P and PB आर द टेंजेंट्स। ओके, PA और PB दो टेंजेंट है, ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है एंड PA 6 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, ये कॉर्ड जो दिख रहा है आपको AB, इस कॉर्ड AB की लेंथ पूछ रहा है। ओके, ठीक है भाई, निकाल देंगे हम। तो सुनो मेरी बात अब ध्यान से, मैं कह सकता हूं क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जनाब हमने पढ़ा है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। सो कह सकता हूं मैं AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। ओके, और अगर AP BP के इक्वल है तो फिर कह सकता हूं क्या कि एंगल B और एंगल AB इक्वल होगा। बोले तो क्या ABP एंड BAP इक्वल होगा, BAP इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल गाइस, क्यों होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाइयों 9th क्लास में पढ़ा था, 9th में, कि जब दो साइड इक्वल हो तो उसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना? क्लियर है? चलिए अब इसको यहीं छोड़ो, अब आप आओ सीधा इन ट्रायंगल APB। तो मैं कह सकता हूं APB प्लस BAP प्लस ABP, तीनों का सम कितना होगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंड APB कितना डिग्री है 60 डिग्री, और BAP को यहीं छोड़ रहा हूं। इस ABP की जगह मैं BAP लिख सकता हूं, क्योंकि ABP BAP के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं ABP की जगह मैं लिखना चाहूंगा BAP। एक BAP कितने BAP? 2 BAP। ओके, 2 BAP, और ये प्लस का 60 आकर इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। तो ये हो गया BAP 180 माइनस 60 120, और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड हो गया। सो BAP कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो अगर BAP 60 डिग्री है, BAP ये अगर 60 डिग्री है तो फिर तो ये भी 60 डिग्री होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ABP ये भी 60 डिग्री, तो गाइस ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, देयरफॉर ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो ABB क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। तीनों साइड्स क्या होंगे फिर आपके, इक्वल होंगे। सो अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा गाइज, AB जो आपसे वो पूछ रहा है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये आपको पूरा क्लियर दिख रहा है ना? हाँ जी, चलो ठीक है, समझ आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है तो AP BP के इक्वल होगा। सो अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल के इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। फिर मैंने कहा तीनों का सम 180 डिग्री होगा, और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये प्लस का 60 अगर माइनस का, तो ये 120 हो गया, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो BAP 60 डिग्री, BAP ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तीनों 60 तो इक्विलेटरल बन गया, और इक्विलेटरल बन गया तो फिर अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, और कॉर्ड की जो लेंथ है AB वो भी कितना 6 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? इजी क्वेश्चन, ठीक है जनाब। इसके बाद एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, 3 पॉजिटिव
नंबर्स का स्क्वायर का सम, ठीक है, स्क्वायर का सम, और वो दैट आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, और वो जो नंबर्स है ना, तीनों जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर, देखो जो वो तीनों नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 725। बट कंडीशन ये है कि वो तीनों नंबर पॉजिटिव है। कैसे है गाइस? पॉजिटिव है, मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 के मल्टीपल है, कहने का मतलब 5, 10, 15, 20, 25 ये 5 के मल्टीपल्स होते हैं ना, और वो तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव है, मीन्स लगातार है, वो तीनों नंबर्स लगातार हैं और उनका स्क्वायर का सम करोगे तो कितना आएगा 725 आएगा। तो जरा आप वो मुझे तीनों नंबर बता दो, और वो तीनों नंबर 5 के मल्टीपल्स है, लगातार है और पॉजिटिव है, उनके स्क्वायर का सम करते हो तो कितना आता है 725 आता है। समझ आया? नहीं आया? चलिए मैं करवाता हूं, देखो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहले नंबर को x लेट कर लू? नहीं जनाब, वो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। सपोज x कल को कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, ठीक है, मान के चलता हूं 1 ही हो, तो बाहर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 5 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 5 का मल्टीपल होगा। बोले तो क्या पहला नंबर क्या होगा आपका 5x, क्योंकि कल को x कुछ भी हो, मान लो 1 हो तो 1 इंटू 5 5, तो बाहर 5 बिठाना पड़ेगा ना, अगर x कुछ भी होगा तो पहला नंबर क्या होगा 5x होगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल है। ठीक है, चलिए फिर सेकंड नंबर क्या होगा गाइस? सेकंड नंबर क्या होगा 5x। मान लो पहला जो नंबर है, सपोज करो x 1 है, सपोज करो x क्या है 1 है, 1 इंटू 5 5, पहला नंबर 5, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव 5 का मल्टीपल 10 होना चाहिए ना, तो 5x यानी कि 5, क्योंकि आपने x को 1 माना है तो 5, इसमें कितना ऐड करोगे कि 10 बन जाए? 5 ऐड करोगे, सो सेकंड नंबर क्या हो गया 5x प्लस 5। सो थर्ड नंबर क्या होगा आपका? ये तो 5 था, ये 10 था, 15 बनाना है ना, 15 बनाना है। सो x कल को 1 था तो ये हो गया 5 इंटू 1 5, कितना ऐड करोगे 15 बनेगा, 10 ऐड करोगे तभी तो 15 बनेगा। ठीक है, सो तीनों नंबर क्या होंगे आपके 5x प्लस 5, 5x प्लस 10, क्योंकि वो तीनों नंबर पॉजिटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है और 5 का मल्टीपल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे वो, कि उन तीनों नंबर्स ये जो तीनों नंबर्स हैं आपके, उनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है आपका 725 है। उन तीनों नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना है 725 है। अब सॉल्व कर लो तो देखो ये पूरे पे स्क्वायर है, सो यहां देखो इस पूरे पे स्क्वायर है ना, तो क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, बोलो। ठीक है, यहां से 5 कॉमन आ रहा है आपका, तो ये बचेगा x प्लस 1, इस पूरे पे क्या है गाइस स्क्वायर है, यहां से भी तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 2 10, इस पूरे पे क्या लगा हुआ है आपका स्क्वायर लगा हुआ है, ये हो गया 725। अब देखिए ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, भाई पूरे पे स्क्वायर है तो अलग अलग लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 725। यहां से देखो 5 स्क्वायर जो है आपका कॉमन आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब 25 होता है, तो यहां से बचा x का स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बोले तो 725। 25 उधर डिवाइड में भेज दो तो ये हो गया, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा गाइस 4x हो जाएगा, 725 डिवाइडेड बाय 25। बोलो क्लियर है यहां तक? अब देखिए 1x स्क्वायर कितना x स्क्वायर, और ये 1x स्क्वायर कितना x स्क्वायर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3x स्क्वायर है ना, और 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा ये 6x, 4 और 1 5 प्लस का 5, उधर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 चौके 100, 72 है ना, तो 25 3 से कितना होता है 75 होता है, तो 3 से बात नहीं बनेगी, 2 बार में करो, 25 दूनी 50, 22 225 आएगा, तो 25 इंटू 10 29 बार में 9 बार में आता है ना 225, तो ये हो गया 29। ठीक है, सो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 29 0,
सो ये हो गया 3x² 6x, ये कितना हो जाएगा आपका 24, हाँ जी 24 हो जाएगा। फिर से 3 कॉमन आ रहा है गाइस, सो 3 2 जा 6x और 3 8 जा 24, सो x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवाने पे 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। क्या होगा आपका 4 और 2, 4 2 8 और 4 माइनस 2 2, ठीक है। सो x का स्क्वायर 4 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर 4x माइनस 2x माइनस 8 0, इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो हो गया x प्लस 4, ये 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 4 जा 8। ओके ये 2 बार लिखा है तो इसको 1 बार लिख दो और ये हो गया x माइनस 2। सो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये -4 आ गया और ये प्लस का 2, तो ये नॉट पॉसिबल। क्यों जनाब, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि नंबर हमें नेगेटिव मिल जाएगा और क्वेश्चन साफ साफ हिंदी में कहा है, सॉरी इंग्लिश में कहा है पॉजिटिव है जनाब, पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो x इक्वल्स टू क्या होगा 2 होगा। देयरफॉर नंबर्स आर, देयरफॉर फर्स्ट नंबर x की जगह 2 भर दो यहाँ पे, हम उस टाइम 1 लेट कर रहे थे ना, बट x यहाँ पे क्या इस बार 2 है, 2। सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या होगा 5 इंटू 2 10। फर्स्ट नंबर क्या होगा गाइस, मैं लिख दूं, देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या होगा 5x है ना, सो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। सेकेंड नंबर क्या होगा आपका 5 से 10 प्लस 5 15। थर्ड नंबर क्या होगा आपका 5 से 10 10 प्लस 10 20। सो ये हो गया आंसर। फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 15 एंड थर्ड नंबर 20। बोलो समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था ना। 3 नंबर्स है, पॉजिटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है, 5 के मल्टीपल है, उन तीनों के स्क्वायर का सम कितना है 725 है। तो 3 नंबर कौन से होंगे जनाब 10 15 एंड 20 आंसर, ठीक है। सो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यहां तक नोट कीजिए जनाब, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है और जनाब मेरे पास ना तो कंपास है ना प्रोटेक्टर है, बट मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, आप लोग लेकर बैठिए और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप लोग करना, ठीक है। चलिए, सो कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 2 कंसेंट्रिक सर्कल आपको ड्रॉ करना है ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं कंसेंट्रिक सर्कल मींस होता क्या है, 2 या 2 से ऐसे ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर क्या हो सेम हो, बट यहाँ पे 2 बोला है तो 2 सर्कल बनाने हैं जिनका सेंटर क्या होगा सेम होगा और एक की रेडियाई 3 सेंटीमीटर, एक की रेडियाई 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, फिर क्या था ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं टू द स्मॉलर सर्कल। आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है स्मॉलर सर्कल का फ्रॉम अ पॉइंट P से, और P पता है कहां पे है, विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल, जो बड़े वाले सर्कल पे है, ठीक है। आइए करते हैं। सो देखो गाइस, यहां फिगर बनाता हूं मैं, एक सर्कल है जिसकी रेडियाई 3 सेंटीमीटर है और एक सर्कल है जिसकी रेडियाई 7 सेंटीमीटर है। जनाब किसी एंगल से सर्कल तो लग ही नहीं रहा, ठीक है, दिल पे मत लेना, फिगर को समझ जाना बस, ठीक है। छोटे वाली की रेडियाई 3 सेंटीमीटर, बड़े वाली की रेडियाई 7 सेंटीमीटर, दोनों का सेंटर सेम है, दैट इज O। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इस छोटे सर्कल का टेंजेंट बनाना है पॉइंट P से, 2 टेंजेंट बनाना है पॉइंट P से, जो कि कहां पे है बड़े वाले सर्कल पे लाई करना है। ओके चलो बनाते हैं। सो सबसे पहले काम करो कि आप कंपास से इस OP लाइन का एंगल बाइसेक्टर बनाओ। मींस एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, सेंटर O पे रखते हुए आधे से ज्यादा समझ रहे हो, आधे से ज्यादा रखो कंपास को, ऊपर एक कट मारो नीचे एक कट मारो, फिर इससे उसको कट करो, फिर उसको कट करो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, इस सेंटर को O रखते हुए ऊपर एक कट मारो और एक नीचे कट मारो, फिर इस पॉइंट पे रखते हुए एक कट यहां पे और एक कट यहां पे मारो आप, ठीक है, एक कट यहां मारो और एक कट यहां मारो आप, फिर दोनों को क्या करवा दो ज्वाइन करवा दो, ज्वाइन करवा दो। फिर M, ये जो पॉइंट M है, इस M नाम दे रहा हूं, ये मिड पॉइंट हुआ ना इस लाइन का, फिर तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, सेंटर O से लेते ऊपर कट मारो, एक नीचे मारो, एक यहां से मारो, एक यहां से, फिर दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो, फिर तो M मिड पॉइंट हुआ इस लाइन का, है ना। अब इसके बाद क्या करना वो सुनो। अब M पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाओ, M पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाओ, बना दिया। अब देखो इस वाले सर्कल को ये कहां पे इसने इंटरसेक्ट करा है,
एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, देन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये लीजिए एंड ये लीजिए, ये बन गया आपका, इसको नाम दे दो Q, इसको नाम दे दो R। सो ये जो हो गया PQ और PR आर द टू टेंजेंट्स। बोलो गाइस समझ आया? ये PQ और PR आपके दो टेंजेंट्स हैं। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले एंगल बाइसेक्टर करो OP का, फिर उन दोनों को ज्वाइन कर दो, फिर उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए सर्कल बनाओ, और जहां पे भी स्मॉलर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये वाला सर्कल, उसी पॉइंट से P को टच मिला दो, तो PQ और PR क्या है आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। सो लिख दो आप PQ एंड PR आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। बोलो गाइस समझ आया? ये है आपका आंसर। ठीक है, आप लोग खुद से कर लेना। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में दो पार्ट हैं। ठीक है, सो देखिए क्या कहता है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये भी कंस्ट्रक्शन से चैप्टर से रिलेटेड है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं आपने, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, उसके दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। और वो दोनों टेंजेंट आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, और आप मुझे उस टेंजेंट की लेंथ भी बताओ। ठीक है, तो सुनो क्या करो, फटाफट कंपास लेकर बैठो। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और वो जो सेंटर आपको, जो रेडियस आपको ड्रॉ करना है बिल्कुल स्ट्रेट करना है, कुछ इस तरीके से। ओ लेट कर लिया इसको मैंने, सेंटर हो और रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन जो है आपका 9th क्लास में एक थ्योरम था, एक प्रॉपर्टी था। क्या था वो 10th चैप्टर सर्कल में जनाब? वो ये कहता था कि टेंजेंट पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग एंगल के डबल होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के डबल होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा फिर आपका, ये 120 होगा, है ना? इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, सो गाइस हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होगा और रेडियस टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना? चलो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ। कैसे बनाते हो? आर्क ऐसे ड्रॉ करो, पहला कट 60 डिग्री का, दूसरा कट 120 का, फिर इससे एक कट ऊपर लेट मारो और एक कट यहाँ मारो, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या होगा आपका 90 डिग्री। ड्रॉ कर दिया आपने, क्लियर है? क्योंकि जनाब आप जानते हो ना, आपने पढ़ा था ना थ्योरम 10.1 में कि जो रेडियस से जो लाइन, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो वही मैंने 90 डिग्री बनाया। अब इसके बाद सुनो, आपको बनाना है कि दोनों टेंजेंट है आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो सेंटर पे क्या एंगल बनेगा? डबल 120 बनेगा। तो यहाँ पे 120 बनाओ। 120 कैसे बनेगा? पहला आर्क करोगे तो 60, दूसरा आर्क करोगे तो 120, है ना? कुछ इस तरीके से वो लाइन जाएगी। और फिर आप जानते हो कि रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे 90 बनाओ। ठीक है, क्या बनाओ गाइस? 90 बनाओ इस तरीके से। ये यहाँ खत्म हो गया, तो ये पहला कट, दूसरा कट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऊपर एक कट और एक कट यहाँ से, तो इस दोनों को क्या कर दोगे आप? ज्वाइन कर देना। तो ये जो होगा वो 60 होगा, ये जो होगा आपका 120 होगा। ठीक है, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट। इसको ए नाम दे रहा हूँ पॉइंट, और इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन लेना, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट होता है और रेडियस होता है आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। 90 बनाया स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे 120 बनाओ। क्यों? सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है इसके, तो ये 60 बनेगा, तो ये 120, तो यहाँ 120 बनाया, और फिर यहाँ से मैंने 90 डिग्री बनाया और ज्वाइन कर दिया, तो ये आपस में दोनों एक दूसरे के 60 डिग्री बना रहे हैं। ये 120, ये 90 आगे जना हमारा AP और BP दो रिक्वायर्ड टेंजेंट। बट इसके बाद भी क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। आप मुझे टेंजेंट की क्या बताओ? लेंथ बताओ। ठीक है भाई, बता दूंगा भाई, आ जाइए, आ जाओ। कैसे बनाओ गाइस बताओ? टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, यानी कि AP की पूछ रहा है या फिर BP निकाल लो, कोई एक निकाल लो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, इक्वल होते हैं ना भाई, ये तो पता है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फिर ये कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, तो ये 30 डिग्री। अब सुनना ध्यान से, ये कितना डिग्री था आपका? 90।
अब गाइस बीपी आपको पता करना है, मैं बात किसकी कर रहा हूं, इन ट्रायंगल पी ओ बीपी की, इन राइट ट्रायंगल ओ बीपी, ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो P अपॉन बी किसका रिलेशन था, tan थीटा का, तो tan 30 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 होता है मेरा 1/√3, परपेंडिकुलर दैट इज OB और बेस क्या है मेरा PB, सो 1/√3 और OB क्या है मेरा, OB 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू PB, सो PB कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर आंसर। सो आपके टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या है 6√3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो दोनों एंगल को इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, तो ये 30 डिग्री थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या होगा आपका बेस होगा। सो P बाय रिलेशन से मैंने टेंजेंट की लेंथ पता कर ली जनाब, क्लियर है, ठीक है। सो ये आप लोग क्वेश्चन खुद से करो, अभी करना आपने ये क्वेश्चन, ठीक है जनाब। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, नोट क्या करना आप लोग खुद से कर लो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग काम करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जनाब। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका और क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स, टोटल कितने पैसेंजर्स आपके 300 पैसेंजर्स वी आर फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ, ओके, फाइंड द मीन एज ऑफ पैसेंजर, मीन एज पूछ रहा है किसकी, पैसेंजर्स की, ओके। अभी देखो एज क्या है आपका लेस देन 10 लेस देन 20, तो जनाब पहले इसको क्लास इंटरवल में करना पड़ेगा, वो भी सही से, लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चन को सही करना पड़ता है ना, क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखना होगा। चलिए सो देख सकते हो 10-10 का गैप है ना, ठीक है, 10-10 का गैप है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सही से कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में जो गलतियाँ की हुई हैं, ठीक है, जो अधूरापन है क्वेश्चन में उसको मैं सही से लिख रहा हूँ। सो ध्यान दे लेस देन 10, तो 10 से पहले क्या है हमें पता नहीं है ना, 10 से पहले क्या हमें पता नहीं है, तो हम 0 को कंसीडर करेंगे, तो क्या होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80, ये है आपका एज, ओके। अब जनाब याद रखना कभी भी लेस देन के साथ ये फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, याद रखना। देखो हमेशा जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बढ़ रही है ये, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है आपका, ध्यान रखना। लेस देन के साथ कभी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता, तो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा। सर जी कैसे फाइंड करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे फाइंड करना पड़ेगा। FI आपको फाइंड करना पड़ेगा, देखिए जो 14 लिखा आप उसी को लिख दो यहाँ पे, फिर इसमें से इसको माइनस करो, तो 4 - 4 हो गया 0, 4 - 1 गया 3, फिर इसको इसमें से माइनस करो, तो 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो 12, 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 7, 7 - 4 कितना होगा 3, सही लिखा है ना, 8 4 12 2 1, हाँ नहीं ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो, 4 में से 2 गया 2, और 13 में से 8 ये कितना होगा 52, 2 2 4 8 5 13, बिल्कुल ठीक है। फिर इसमें से माइनस करो, 4 - 4 कितना होगा 0, 8 में से 3 गया कितना होगा 5, और 1 में से 1 गया 0। अब इसमें से 5 में से 4 गया 1, 14, 8 और 6 14, 1 में से गया 0, 61 आएगा। इसमें से अब इसको माइनस करो, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 42, इसमें से इसको माइनस करो, तो 87 88 89 3 3 3 13 होगा ये। गाइज ये है आपका फ्रीक्वेंसी, याद रखना लेस देन के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होता, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब क्वेश्चन ने कहा मीन निकालने के लिए जनाब, तो मीन निकालने के 3 मेथड हैं। सबसे इजी कौन सा लगता है आपको, शॉर्टकट मेथड लगता है ना, मुझे पता था यही कहोगे। तो जनाब हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। FI अब XI निकालो, XI निकालो। XI क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 0 + 10 10, 10/2 कितना होगा 5, 30/2 15, 50/2 25, 70/2 35, 50 + 40 90, 90/2 अबे भाई 45 55 65 एंड 75, ठीक है ना, ये इसका, हाँ ठीक है, ये इसके सामने 61, एक सेकेंड गाइस, 61 थोड़ा सा सामने सामने नहीं लिखा था मैंने, ये 61, ये 42, ये 13, अब सही लिखा है, ठीक है। ये XI आ गया। अब एक बात, इसको मैं गायब कर दूँ, मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये मेरी किसी काम नहीं, गायब कर रहा हूँ जनाब, हमें मीन निकालना है। तो गाइस एक बात बताओ, शॉर्टकट मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या था,
मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ रहे हो आप लोग? तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 5 या 20, 20 का 0 2, 5 या 5 6 7, 15 या 45 0। अब दिस इंटू दिस यहाँ करवाओ, दिस इंटू दिस यहाँ करवाओ, दिस इंटू दिस यहाँ, दिस इंटू दिस यहाँ। इसको कर सकता हूँ गाइस, ये इजी है। 5 5 या 25 5 2, 5 4 या 20 22 और ये 0, दिस इंटू दिस करो, दिस इंटू दिस इंटू दिस। और समझ रहे हो? और इसका टोटल सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल करो आप, और सिग्मा एफ आई का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, क्या होगा? इसे टोटल बताऊं क्या होगा? 8 4 12 13 14, 1 15 16 17 18 19 20 का 0 2 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 10 23, 24 25 26 27 28 29 31, गाइस 300 आ रहा है। ठीक है, सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। ठीक है, काम करना आप इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन सभी का सम करना, उसको ऊपर रख देना और सिंप्लीफाई करना, आपको मीन मिल जाएगा। ओके, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है जनाब, सो इस क्वेश्चन को अभी खुद से करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक लाइट हाउस है कंस्ट्रक्टेड इन 1874 टू 1875, इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर्स हाई। ओके, वो जो लाइट हाउस है ना आपका 40 मीटर हाई है, उसकी हाइट जो है वो 40 मीटर है। ओके, समझ आ गया मुझे, लाइट हाउस की लेंथ 40 मीटर है। अब इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद कहता है हमसे वो एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, मतलब इसके टॉप से आप 30 किलोमीटर तक देख सकते हो। ठीक है, ये जो लाइट हाउस है इसके ऊपर चढ़ के आप 30 किलोमीटर तक के एरिया को देख सकते हो, कवर कर सकते हो। अ शिप एंड अ बोट आर कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस। ओके, शिप और बोट लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और फिर कहता है अ शिप एंड अ बोट आर कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। गाइस क्या कह रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, कहने का मतलब एक तरफ बोट है तो एक तरफ शिप है। ठीक है, दोनों लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों किसकी तरफ जा रहे हैं? लाइट हाउस की तरफ दोनों जा रहे हैं। ठीक है, और फिर कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड द शिप आर, बोट पे कितना डिग्री? पहले बोट तो पहला एंगल 30 डिग्री, फिर शिप फिर 60 डिग्री। चलो समझ आ रहा है? देखिए गाइस, ये तो मेरा लैंड हो गया, मतलब समुद्र हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? सी हो गया। एक तरफ जो है आपका वो बोट है, एक तरफ क्या है आपका? बोट है। यहां मैं लिख दे रहा हूं बोट, यहां मैं क्या लिख रहा हूं? बोट, और यहां क्या लिख रहा हूं मैं? शिप। एक तरफ बोट है, एक तरफ शिप है, और बोट पे कितने डिग्री के एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। बोट पे बन रहा है आपका 30 डिग्री लाइट हाउस से, एंड इससे शिप पे बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, फिर पहले पार्ट में क्वेश्चन हमसे पूछता है विच ऑफ द टू, इन दोनों में से बोट और द शिप इज नियर टू द लाइट हाउस। बताओ इन दोनों में से कौन सा नियरेस्ट है लाइट हाउस के, कौन नजदीक है लाइट हाउस के। फाइंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस, इसका डिस्टेंस बताओ लाइट हाउस से। जो भी नियरेस्ट है, जो भी लाइट हाउस के नजदीक है, उसका डिस्टेंस बताओ। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ओके, चलिए ए बी सी डी, मैं काम करता हूं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करता हूं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, गाइज ये पता और ये पता करना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस पता करना है। P अपॉन बी, टेन थीटा, 10 30 परपेंडिकुलर ए बी कितना है? 40, बेस क्या हो गया? BC। 10 30 1/√3, तो 40 अपॉन BC क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ ना, BC को इससे, इसको इससे, तो BC क्या आ गया? 40√3 मीटर। तो गाइज यहां से यहां तक की लेंथ क्या मिली आपको? 40√3 मीटर। अब जरा B से D का निकालो। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, गाइस 10 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर है 40 और बेस क्या है आपका? BD। तो 10 60 क्या होता है आपका? √3, 40 अपॉन BD। BD को ऊपर भेजो,
तो ये आ गया 40/√3। किसका डिस्टेंस कम है, कौन सी वैल्यू छोटी होगी, 40√3 छोटा होगा या 40/√3 छोटा होगा। मेरे भाई ये 40 है और ये 1.73√3 की वैल्यू अप्रॉक्स 1.73 होती है, मल्टीप्लाई करवाओगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, और ये 1.73 से डिवाइड करवाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। यानी कि जो BD है वो छोटा है किससे, BC से। तो इसका मतलब ये है कि जो शिप है वो नियरेस्ट है किसके, शिप जो है नियरेस्ट है किसके, लाइट हाउस के। अरे बस समझ में। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। तो कितना डिस्टेंस है जनाब, BD कितना आ गया 40/√3। बोलो क्लियर है। देयरफॉर शिप इज नियरेस्ट टू द लाइट हाउस। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस इज 40/√3 मीटर। मीटर यूनिट लगाना मत भूलना गाइस, ये आपका आंसर। क्लियर है, ठीक है। इसमें जनाब सेकंड पार्ट भी है, सो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, देखते जनाब सेकंड पार्ट क्या कहता है। गाइस सेकंड पार्ट में हमसे कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 km/h। कह रहा है कि जनाब बोट को यहां से यहां लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो बता दो। तो एक बात बताओ, टाइम इज इक्वल्स टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या बोट के यहाँ तक डिस्टेंस गिवन है, हाँ गिवन हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। डिस्टेंस कितना है गाइस बताना जरा, 40√3 मीटर, और स्पीड कितना है 20 km/h। तो एक काम करो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। तो जनाब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 20 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000। तो ये हो गया 20,000 मीटर पर आवर। बोलो क्लियर है। देखो आर में है ना, एक काम करता हूँ मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो किससे डिवाइड करोगे, बोलो बोलो, 60 से डिवाइड करवा दोगे तो अब आएगा ये मीटर पर मिनट, ठीक है। ये आ गई हमारी क्या आ गई जनाब, स्पीड आ गई। अब टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस हो गया 40√3 और स्पीड हो गया 240/60 है, ठीक है। एक बात बताओ गाइज, ये 60 ऊपर चला जाएगा, आपका 60 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 60 और डिनोमिनेटर में हो गया 2 3 4 0, 1 2 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये आ गया 24√3 और नीचे आ गया 200। सो 2 1 2 12√3 और ये आ गया 100। इतना मिनट लगेगा, क्योंकि गाइज इतना मिनट लगने वाला है। क्यों, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया ना आपका भाई, 40√3 मीटर था और ये कितना था, मीटर पर मिनट था, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचा मिनट ना, तो जो टाइम निकल के आएगा वो कितना होगा, 12√3/100 मिनट। इतना टाइम लगेगा इस बोट को यहां से यहां तक पहुंचने में, बोले तो लाइट हाउस तक पहुंचने में। बोलो क्लियर है। अरे आप कह रहे हो कि भाई ऐसे ये फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है, √3 की वैल्यू होती है ना 1.73, वो पुट कर दो फिर आ जाएगा आपका आंसर सही, समझ लो। लेकिन क्वेश्चन ने बोला ही नहीं, √3 पुट करने के लिए कुछ दिया ही नहीं हमें, ठीक है। तो हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे जनाब, इतना मिनट हमें लगने वाला है इस बोट को इस लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए। क्लियर है। सो एक काम कीजिए जनाब, देखो ये मीटर में था, ये किलोमीटर में था, तो मीटर में कन्वर्ट करा 1000 से मल्टीप्लाई करवा के, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। फिर ये आर में था तो मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, 60 से डिवाइड करके। तो अब ये मीटर पर मिनट में हो गया, और डिस्टेंस किस में था, मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया, टाइम किस में आएगा, मिनट में आएगा, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय बोट टू लाइट हाउस इज इक्वल्स टू 12√3/100 मिनट्स, ठीक है जनाब। सो एक काम करें, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, और जनाब क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल, ओके, इन डॉल 1 and 2 दैट ऑफ स्पेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2 is 2:3, ठीक है भाई। देखिए दो डॉल है गाइस, डॉल 1 एंड डॉल 2, दो डॉल है, डॉल 1 एंड डॉल 2। ये है आपका रेड स्पेरिकल एप्पल की शेप का, और ये है आपका ऑरेंज स्पेरिकल, ओके, ऑरेंज स्पेरिकल है, जिनके डायमीटर्स का जो रेशियो है 2:3 है। तो क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्पेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2।
ये डॉल 1 है, ये डॉल 2 है। ओके, सो हमसे पूछ क्या है जनाब, रेशियो पूछ रहा है इनके सरफेस एरिया का, डॉल 1 का डॉल 2 के साथ। सुनना आप ध्यान से, हम आंसर, लेट डायमीटर ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल, गाइस कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 2x, लेट कर रहा हूं 2x है। सो लेट डायमीटर ऑफ ऑरेंज स्पेरिकल डॉल कितना है गाइस, 3 है। सो इसको क्या लेट कर रहा हूं मैं, 3x लेट कर रहा हूं। तो फिर रेडियस क्या होगा भाई, इनका जो डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा ना। अगर डायमीटर 2x है तो रेडियस क्या होगा 2x/2, और इसका रेडियस क्या होगा 3x/2 होगा। हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल इन डॉल 1, रेड स्पेरिकल एप्पल इन डॉल 1 अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज स्पेरिकल, है ना। सो गाइस फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, बोलो स्फीयर का फॉर्मूला 4πr² होता है। क्या होता है 4πr²। इसके रेडियस को स्मॉल r डिनोट कर रहा हूं, इसके रेडियस को r डैश डिनोट कर रहा हूं। तो 4πr², 4π से 4π कैंसिल, इसका रेडियस क्या है गाइस 2x/2। भाई डायमीटर अगर 2x है तो रेडियस क्या होगा 2x/2 होगा, यानी हाफ। 2x/2 का आधा क्या हो जाएगा, देखो 2x/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना होगा x होगा ना, x/2 का होल स्क्वायर। और ये कितना है आपका, भाई रेडियस होता क्या है, डायमीटर का हाफ होता है, तो हाफ पता करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे ना। सो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर 2x है तो 2 से 2 कैंसिल होकर x होगा, x का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3x/2, ये हो जाएगा आपका 3x/2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो आप लोग। तो x का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइस 3 का स्क्वायर 9 होता है। मैं कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिखता हूँ। तो ये देखो x का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x², और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, x² कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा 4/9। सो रेशियो कितना आ रहा है आपका 4/9। वैसे आपको पूरा क्लियर दिख रहा है ना, हाँ जी ठीक है। ये लीजिए आपका आंसर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ गाइस, फिर से रिपीट करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 डॉल है, एक रेड स्पेरिकल है, एक ऑरेंज स्पेरिकल है, डॉल 1 और डॉल 2। क्वेश्चन कहते हैं कि रेडियस, उनके डायमीटर्स का रेशियो मैं बताता हूँ 2:3। तो मैंने लेट कर लिया, इसका डायमीटर 2x है, उसका डायमीटर 3x है। क्वेश्चन कह रहा है आप मुझे रेशियो बताओ इनके सरफेस एरिया का। तो फॉर्मूला क्या होता है 4πr², 4πr²। इसके रेडियस को r नाम दे रहा हूँ, इसको रेडियस को r1 नाम दे रहा हूँ। 4π से 4π कैंसिल, ठीक है। इसका अगर डायमीटर इसका 2x होगा तो रेडियस क्या होगा, रेडियस पता करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो। आ रही बात समझ में। तो 2x/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर x हो जाएगा। इसका अगर डायमीटर 3x है तो रेडियस कितना होगा 3x/2 होगा, वो मैंने पुट कर दिया गाइस। अब देखो क्या होगा, ऊपर x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x², 2 का स्क्वायर 4, x² से x² कैंसिल, और 4 9 के साथ थोड़ी जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो 4/9 बोले तो 4:9। ये गाइस है आपका फर्स्ट पार्ट, इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं जनाब सेकंड पार्ट की तरफ। इसके बाद पढ़ो इन डॉल 3 में एक डॉल 3 भी है आपका, ठीक है, डॉल 3 भी है आपका। कहता है इन डॉल 3 ऑफ ब्लू कलर का है सिलेंड्रिकल बॉडी। अच्छा, जो उसकी बॉडी है जनाब वो सिलेंड्रिकल है, एंड अ स्पेरिकल हेड, और उसका जो हेड है वो स्पेयर की शेप का है। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है, स्पेरिकल हेड है। द स्पेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी को टच कर रहा है इस तरीके से। द रेडियस ऑफ बोथ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर, स्पेरिकल पोर्शन का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल बॉडी की जो हाइट है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3, ये जो ब्लू कलर का डॉल है, इज मेल्टेड, इसको हमने मेल्ट करा, पिघलाया, एंड इट्स क्ले इज यूज्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम। इसकी हेल्प से हम एक सिलेंड्रिकल ड्रम बना रहे हैं डॉल 4 का। ओके, एक डॉल 4 भी है, ठीक है, जिसका एक सिलेंड्रिकल ड्रम है। क्या है गाइस, सिलेंड्रिकल एक ड्रम है। और इस डॉल 3 को मेल्ट करके, पिघला करके आपने डॉल 4 का क्या बनाया है, एक सिलेंड्रिकल ड्रम बनाया है, ठीक है।
इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज ऑल्सो 3, और इसका जो रेडियस है ना वो भी 3 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन कहता है इसकी हाइट बताओ। क्या बताओ? फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम। तो एक बात कह सकता हूं, इसको मेल्ट करके, इसको पिघला करके ही तो आपने डॉल 4 बनाया है ना, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ डॉल 3 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4। ठीक है, अब बताओ इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? भाई सिलेंडर और स्फीयर है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है गाइस? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका क्या होगा आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। इसके रेडियस दोनों का सेम है इसलिए आर कह रहा हूं, और इसका क्या होगा बोलो? पाई, इसकी भी रेडियस सेम है ना, तो आर ही नाम दे रहा हूं, पाई आर स्क्वायर। इसके एच को मैं एच डैश नाम दे रहा हूं। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है मुझे तो, एंड नहीं 4 थोड़ी है, पाई कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है आपका? आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहां बचा एच और यहां बचा 4, यहां हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, एच प्लस 4 बचा है, तो इसकी हाइट बताना कितनी है? 8 प्लस 4, और ये एच डैश हो गया, तो 8 4 12 सेंटीमीटर होगा, मीटर है, कितना दिया होगा? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो हाइट ऑफ ड्रम ऑफ डॉल 4 इज इक्वल्स टू कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर है आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमने ये सैंपल पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।